जय जिनेंद्र। मेरा नाम है निर्मल कुमार जैन। आप देख रहे हो लॉ गार्डनर। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की जो 5 साल पहले उजागर हुआ था और आज भी पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल की सरकार को हिला डाला है। वो है नारदा स्टिंग ऑपरेशन की। हम बात करेंगे नारदा स्टिंग ऑपरेशन आखिर है क्या, किसने किया और कब हुआ और अभी क्यों मच रहा है इतना बड़ा हाहाकार, और क्या सीबीआई पक्षपात कर रहे हैं टीएमसी और बीजेपी में। नारदा स्टिंग ऑपरेशन क्या है? नारदा न्यूज एक ऑनलाइन न्यूज चैनल है जिसने 2016 विधानसभा चुनाव के पहले एक स्टिंग ऑपरेशन को ऑन एयर किया था। मैथ्यू सैमुअल जो तहलका मैगजीन के एडिटर रह चुके हैं और नारदा न्यूज के फाउंडर है। ये तहलका मैगजीन का क्या सीन है यहाँ पर? जब स्टिंग ऑपरेशन चला, मैथ्यू सैमुअल तहलका मैगजीन के एडिटर थे। उनको चाहिए थी कि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जो हाहाकार मचा दे और उनकी मैगजीन की टीआरपी बढ़ जाए। इसीलिए 2014 में उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की प्रारंभ की और 2014 में उन्होंने इंपेक्स कंसल्टेंसी सर्विस नामक एक नकली यानी फिक्टिशियस कंपनी बनाई और टीएमसी के लीडर्स के पास गए, जो कुछ लीडर्स मिनिस्टर्स थे, कुछ लीडर्स एमएलए थे। तो टोटल 11+1 यानी 11 टीएमसी के लीडर्स प्लस एक आईपीएस ऑफिसर भी इस स्कैम में फंसे थे। उन्होंने टीएमसी लीडर्स के पास जाके बोला, आप हमारी कंपनी की मदद कीजिए, उसके बदले हम आपको जो बोलेंगे देंगे। कुछ लोगों को पैसे दिए, कुछ लोगों को कंपनी के शेयर्स दिए। ये 2 साल तक स्टिंग ऑपरेशन चला। किसी को नहीं पता चला कि सैमुअल मैथ्यू उनके पास एक स्टिंग ऑपरेशन करने आए हैं, उनको फंसाने वाले हैं। और एक बड़ी बात है, केडी सिंह जो टीएमसी से राज्यसभा मेंबर है, वो जब 2014 में स्टिंग ऑपरेशन प्रारंभ हुआ था, टीएमसी में शायद ज्वाइन नहीं हुए थे और तहलका मैगजीन के वन ऑफ द इन्वेस्टर थे। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में इन्वेस्ट किया था। जब वो टीएमसी के अंदर आ चुके थे 2016 के आसपास, तब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन को प्रकाशित करने से मना कर दिया था। इसीलिए मैथ्यू सैमुअल ने नारदा न्यूज एक जो प्राइवेट चैनल पर उन्होंने प्रकाशित किया। इसीलिए बोलते हैं राजनीति में कोई भी इंसान शत्रु या कोई भी इंसान दोस्त लंबे समय तक नहीं रहता है। जो टीएमसी से आने से पहले स्टिंग ऑपरेशन में फंड कर रहा था, टीएमसी में आते ही उसने मना कर दिया था। ये खुद मैथ्यू सैमुअल ने एक इंटरव्यू में कहा था। तब केडी सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर थे। उस फुटेज में हम टीएमसी के बड़े एमपी जैसे मुकुल रॉय, सौगता रॉय, काकोली घोष, प्रसून बैनर्जी, शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी में शामिल हो चुके और नेता विपक्ष के पोस्ट पर है अभी, काकोली घोष, प्रसून बैनर्जी, कुल मिला के 12 लोग इस स्टिंग ऑपरेशन में आरोपी पाए गए थे। उनको देखा गया था पैसे लेते हुए, उसके बदले में उनकी कंपनी की मदद करने के लिए, क्योंकि तब गवर्नमेंट के पास पावर होती है। अगर कोई कंपनी को कुछ मदद चाहिए तो आराम से मदद दे सकती है। पैसों की लालच में आकर फंस गए बीच में। इसीलिए बोलते ज्यादा लालच करना बुरी बात है, और फंस गए। अभी देखो नाम भी खराब हो रहा है। मैथ्यू सैमुअल ने यह भी कहा था कि इस ऑपरेशन के लिए पहले 25 लाख का बजट तय किया गया था, बाद में उसको 80 लाख तक इंक्रीज कर दिया गया था। लेकिन फिर भी केडी सिंह ने एक बार बोला था कि उनका इस ऑपरेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। क्यों बोलेंगे ताल्लुकात है? अपने ही टीएमसी को, अपने ही पार्टी को फंसाएंगे क्या? नहीं ना, समझ लो। राजनीति की बात से बोला था, कोई किसी का दुश्मन, कोई किसी का दोस्त नहीं रहता राजनीति में। फिर तब की स्टेट गवर्नमेंट जो टीएमसी, ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उन्होंने सैमुअल पर कार्रवाई करनी स्टार्ट की। उन्होंने सेक्शन 469 ऑफ आईपीसी मतलब फोर्जरी टू हार्म, उनकी रेपुटेशन हार्म करने की, और सेक्शन 500 डिफॉर्मेशन, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई करना प्रारंभ किया। हाईकोर्ट ने अगस्त 5, 2016 को इन सभी तहकीकात पर स्टे लगा। मार्च 2017 में कोलकाता हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि सीबीआई इसको देखेगी, सीबीआई इस केस की तहकीकात करेगी। अचानक मई 9 को वेस्ट बंगाल के गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी ने सीबीआई की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और सुब्रता मुखर्जी, फिराद हकीम, मदन मित्र और सोवन चैटर्जी जो अभी भी टीएमसी में है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की प्रक्रिया को
एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर से तो 164 और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही गवर्नर इन सब की इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अपॉइंट किया होता है और उनके ऊपर जो कुछ भी कार्रवाई करनी हो तो गवर्नर से इजाजत मांगनी पड़ती है। तो अभी देखिए तो हाईकोर्ट ने 5 जजेस की बेंच बनाई है इस केस की सुनवाई के लिए। उन 4 लीडरों को हाउस अरेस्ट किया गया, यानी घर में ही बंद रहेंगे और घर से बाहर कहीं भी नहीं जा सकते। ये अच्छी बात है कि सीबीआई इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह यह भी उठता है, उन लोगों का क्या होगा जो बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं? क्या यानी जब टीएमसी में थे वो गुनहगार थे, अब बीजेपी में ज्वाइन हो गए तो गुनहगार नहीं रहे वो? ये प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर, क्यों उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? क्या बीजेपी में आना यानी अपने गुनाहों को माफ करवाना है? उन नेताओं के खिलाफ भी सीबीआई को एक्शन लेना होगा। अगर नहीं लिया तो यह बात साबित हो जाएगी कि सीबीआई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर चलती है। फिर ऐसा एग्जाम्पल हो जाएगा, एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जाएगा कि मैं कुछ भी गुनाह कर लूं, मैं बीजेपी में जाके शामिल हो जाऊंगा और मैं गुनाहों से माफ हो जाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा। सबके लिए कानून एक बराबर, सबको कोर्ट में सजा मिलेगी। हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे ममता सरकार ने इस चुनाव को जीत लिया है, ये मेरा ओपिनियन है, शायद बीजेपी ने इस नारदा स्टिंग ऑपरेशन के केस को 4th गियर में डाल के आगे बढ़ा दिया था कि उनकी सरकार को हिला सके। नहीं तो फिर इतने सालों तक जो केस बंद, जो धीमी गति से जो बढ़ रहा था, अभी एकदम फुल स्पीड से कैसे बढ़ रहा है? अगर बढ़ भी रहा है तो उन नेताओं को क्यों छोड़ दिया गया? उन नेताओं को क्यों बख्शा जा रहा है जो अभी बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं? उनके ऊपर भी संज्ञान लेना होगा सीबीआई को, तभी लोगों को भरोसा होगा कानून के ऊपर कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और सबको कानून पर विश्वास रहेगा।